हेलो दोस्तों, सर्वेइंग की इस प्यारे से लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्त, हम लोग आज बात करने वाले सर्वेइंग में कुछ जो टर्म है जो बराबर आपके एग्जाम्सन में आएंगे और ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई है। नोट कर लो भाई, ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत वीवीआई है। वीवीआई पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीवीआई है। मतलब इसमें से ऑब्जेक्टिव आपको बराबर पुट करते रहता है। अब देखिए ये चीज़ें ना, जो आपको जो भी हम बता रहे हैं ये सब चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं, ये यूपीएससी के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहता है, ये आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहता है। इसको समझना है, थोड़ा अर्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप बात करते हैं कि 2-3 टर्म है जो बराबर आपसे ऑब्जेक्टिव में सबसे निकाल के पूछेगा। तो पहला एक टर्म आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ डीप, है ना, डीप। दोस्त आइए समझते हैं डीप क्या होता है। तो जो डीप को हम लोग जो डिफाइन करते हैं दोस्त, हम आपको समझाएं डीप को। तो डीप को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, डीप एक एंगल होता है, एक एंगल होता है भाई। तो एंगल किसी न किसी के बीच तो बनेगा। तो एंगल वैसा एंगल जो मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल के बीच बनता है, तो उसको बोलते हैं डीप। अच्छा, अब क्या क्या बोल गए हमको समझ में नहीं आया कि हॉरिजॉन्टल लाइन, मैग्नेटिक लाइन। देखिए एक्चुअल में आप बात को समझिए थोड़ा सा। ये जो हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। इस अर्थ पर देखिए ये नॉर्थ पोल और इस साउथ पोल। हमारा अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट, हमको पता है ऑलरेडी। इसमें चूंकि मैग्नेट की तरह काम भी करता है, क्योंकि इसके अंदर में हमारे बहुत सारे ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल फील्ड है। तो हमारा एक अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह काम करता है। दोस्त अब ध्यान सुनिएगा, तो अर्थ अगर कोई मैग्नेट होगा तो हम सबको पता है कि सब में मैग्नेटिक लाइन्स निकल के आएगा, इमर्ज होगा। मैग्नेटिक लाइन्स नहीं, मैग्नेटिक लाइन्स निकले हुए होंगे ऐसे। क्लियर है क्या ये दोस्त? इतना तो हम सब जानते हैं ये चीजें। अब ध्यान से देखिएगा, समझिए हम लोग क्या बोला कि एक एंगल होता है डीप, और किसके किसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और हॉरिजॉन्टल के बीच। अच्छा, अर्थ से अगर हमको हॉरिजॉन्टल देखना है तो हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं सरफेस पे। टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे सरफेस से टेंजेंशियली, तो वो टेंजेंट जो हमारा होगा वो अर्थ सरफेस पे दिखाएगा, है ना, अर्थ का सरफेस दिखाएगा। और देखिए ये, और इस पे अगर हमारा जो मैग्नेटिक लाइंस दिखेगा वो नॉर्मल रहता है। तो इस केस में हम लोग जो देखते हैं वो आपको हमको 90 डिग्री नज़र आता है। आपको पता होना चाहिए दोस्त, अगर नहीं पता तो जान लीजिए, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये जो लाइनिंग होता है उसको बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है इसके यहाँ पर, इसको बोलते हैं ये वाला को, इसको बोलते हैं ये वाला को, ये होता है पोल, इसको बोलते हैं पोल, ठीक है दोस्त। ये होता है इक्वेटर और ये होता है पोल। यानी अगर आपको मैप से दिखाया दोस्त, तो ये वाला जो होता है, ये जो वाला लाइनिंग होता है, ये होता है इक्वेटर वाला, और ये जो होता है ये वाला यहाँ, और ये है ना, ये टॉप देख रहे हैं, ये टॉप, ये और ये होता है पोल, ठीक है। तो दोस्त पोल पे तो इस तरह से निकला होगा, आएगा इसके पैरेलल सरफेस अगर ड्रॉ करें और इसके बीच अगर एंगल देखें तो कितना दिखा, 90 डिग्री। तो आपको यही एंगल को बोलते हैं, ये एंगल को बोलते हैं डीप। इस एंगल को बोलते हैं यानी मैग्नेटिक लाइंस और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बना होता है उसको बोलते हैं डीप। और ये पोल पे कितना बनता है, 90 डिग्री। दोस्त अगर हम बात करें यही चीजें इधर, जो हमारा ये जो सरफेस इक्वेटर के पास आता है, तो हमारा ये इक्वेटर किसके पास, पैरेलल हो जाता है ये लाइन। अब देखिए इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमको इसके पैरेलल मिलेगा हमें। तो जब हमें इसके पैरेलल, जो मैग्नेटिक लाइन हमारे पैरेलल होता है, तो हमारे इसके बीच एंगल बनने वाला कितना, पैरेलल के बीच कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो एंगल मिलेंगे कितना मिलेंगे, 0 डिग्री मिलेंगे। कहाँ पे, इक्वेटर पे। तो दोस्त हम लोग अभी देख लिए इस चीज को। तो आइए जरा सा इसको परिभाषा से समझ लेते हैं। कहते हैं क्या कि हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय बिटवीन मैग्नेटिक लाइंस विद द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डीप। यही बात आपको बताएं, अर्थ सरफेस के साथ और मैग्नेटिक लाइंस के साथ जो एंगल बना है तो उसको बोलते हैं डीप। डीप एंगल इज मैक्सिमम एट पोल इज 90 डिग्री और मिनिमम एट इक्वेटर 0 डिग्री। इक्वेटर अभी भी दिखाया कि पोल पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और जो आपका इक्वेटर पे होता है वो 0 डिग्री होता है। आपको ये ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछेगा, डीप एंगल एट पोल 90 डिग्री, 0 डिग्री, बोथ, नन ऑफ दीज, ऐसे करके दे देगा। तो आपको याद रखना है कि डीप एंगल कितना होता है। फाइनली कंक्लूजन आपको ये जरूर याद होना चाहिए। ये सब कंक्लूजन आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेंगे। तो वो आपको डीप एंगल पोल कितना होता है दोस्त, 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। कितना, पोल पे कितना, 90 डिग्री। इक्वेटर पे कितना था, 0 डिग्री। इक्वेटर पे कितना, 0 डिग्री। इक्वेटर पे 0 और पोल पे 90 डिग्री। ओके, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या होता है, ठीक है, डीप। अब देखिए कुछ आप समझते थोड़ा सा आइसोगोनिक लाइंस क्या होता है। आइसोगोनिक लाइंस क्या होता है दोस्त, समझते हैं इस चीज को। आइसोगोनिक लाइंस क्या होता है दोस्त, ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपका अर्थ है, हम सबको पता है कि ये हमारा ट्रू नॉर्थ, ये ट्रू नॉर्थ और ये ट्रू साउथ होता है।
और ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, और यहाँ से हमारा ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है। ठीक है दोस्तों, हम सबको पता है कि ये चीज़ें होती है डिक्लाइनेशन, इसको हम जानते हैं, इसे पहले पढ़ रखे हैं डिक्लाइनेशन पिछले वाले लेक्चर में। अगर अभी तक आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, ये होता है डिक्लाइनेशन। दोस्त अब देखिए ध्यान से, जो डिक्लाइनेशन है, ये डिक्लाइनेशन में अगर हम लोग इसमें बात करें कि आइसोगोनिक लाइन की, किसको बात करना है, आइसोगोनिक लाइन की, आइसोगोनिक लाइन। ठीक है दोस्त, आइसोगोनिक नाम से स्पष्ट है, आइसोगोनिक लाइन एक लाइन होगा। लाइन क्या होता है, पॉइंट को मिलाने वाली रेखा। तो कैसे पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है, यहाँ पे उसी चीज को समझना है। तो देखिए सेम डिक्लाइनेशन यानी सेम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को मिलाने वाली रेखा आइसोगोनिक लाइन कहलाएगी। तो अब कहेंगे कि सर थोड़ा सा क्लियर और कीजिए। देखिए ये आपका डिक्लाइनेशन है। अगर यहीं से अगर हम इस अर्थ, ये देखिए ये अर्थ होगा, तो इससे अगर हम ये देखें, सेम जितना डिक्लाइनेशन है यहाँ इस पॉइंट पे बना ले, सेम डिक्लाइनेशन इस पॉइंट पे बना ले। ठीक है, और ये जो पॉइंट सब है उसको मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये जितना डिक्लाइनेशन ये सेम डिक्लाइनेशन का, ये डिक्लाइनेशन सेम डिक्लाइनेशन का हम लाइन बना ले, और उस पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वो जो लाइन होगी, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे आइसोगोनिक लाइन। मतलब आपको याद रखना है कि ऐसा लाइन जो सेम डिक्लाइनेशन को मिलाने वाली रेखा होती है, माने सेम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसको बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आइसोगोनिक लाइन इज सेम डिक्लाइनेशन, जीरो डिक्लाइनेशन, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में दे देगा। तो आपको याद रखनी चाहिए कि जो आइसोगोनिक लाइन होती है वो सेम डिक्लाइनेशन को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आइसोगोनिक लाइन के बारे में क्या कहिएगा, द लाइन विच इज ज्वाइन द टू पॉइंट्स ऑफ द इक्वल डिक्लाइनेशन या सेम डिक्लाइनेशन, है ना, नॉन एज आइसोगोनिक लाइन। तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, आइसोगोनिक लाइन। ठीक है दोस्त, आपको आइसोगोनिक लाइन के बारे में आइडिया लग गया होगा कि आइसोगोनिक लाइन क्या होते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा चांसेस पूछने के रहते हैं इस तरह के ऑब्जेक्टिव। अच्छा, थोड़ी सी चूंकि इमेजिनरी लाइन्स की तरह बात करते हैं हम लोग लगभग, तो इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी रहती है, आपको थोड़ा सा इमेजिन करके देखना पड़ता है कि वो ऐसे ऐसे गया होगा। अच्छा दोस्त, आगे बात करते हैं हम लोग एगोनिक लाइन्स की। तो दोस्त एगोनिक लाइन्स क्या होते हैं, चूंकि देखिए ये आपको ये आपका ट्रू नॉर्थ, और इधर आपका ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, और इससे ये जैसे रोटेट करेंगे तो एक ऐसी लाइन्स जो सर्कुलर लाइन्स जो यहाँ से पास करती हुई रहेगी, जिस पे क्या होगा, जिस पे देखिए ध्यान से, जो इससे सेम से पास करते हुए प्लेन, ये देखिए सेम से पास करते हुए रहेगा, ये मैग्नेटिक, ये ट्रू, है ना, और ये ट्रू और ये मैग्नेटिक, और ये सेम से पास करते हुए रहेगा। तो इस केस में एक लाइन होता है जिस पे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, जीरो होता है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कितना होता है, जीरो। तो अब जब हम वैसा लाइन जिस पे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जीरो देखने को मिलेगा, ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं एगोनिक लाइन्स। ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे, एगोनिक लाइन्स। तो क्या कहते हैं, एगोनिक लाइन्स द लाइन विच ज्वाइन द टू पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लाइनेशन इज नोन एज एगोनिक लाइन्स। तो आपको ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि एगोनिक लाइन्स होते हैं जीरो डिक्लाइनेशन को मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को मिलाने वाली रेखा होती है, और जो आपका आइसोगोनिक लाइन्स होती है वो सेम डिक्लाइनेशन को मिलाने वाली रेखा होती है, और डीप जो होती है वो एंगल होती है हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक लाइन्स के बीच का, और ये पोल पे 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके दोस्त, तो ये था कुछ बेसिक बातें इसमें। अब आइए बात करते हैं रिवर प्रॉब्लम की, है ना दोस्तों। देखिए कि हम लोग आते हैं रिवर प्रॉब्लम में। रिवर प्रॉब्लम में हमारे पास ऐसे कई तरीके होते हैं करने का, लेकिन रिवर प्रॉब्लम जो हम लोग करेंगे, तो अभी हमको क्या करना था, मेनली आपको याद होगा कि रिवर प्रॉब्लम एराइज हो जा रहा था जिसमें हमें चेनिंग नहीं कर पा रहे थे, तो हमको वो जो रिवर का जो विड्थ है, रिवर की जो चौड़ाई, वो निकालने में दिक्कत होता था। हम आपको बताए थे चेन सर्वे में, अगर आपको याद होगा तो, कि बाबू हम लोग क्या करेंगे, रिवर प्रॉब्लम आपको कैसे उसका प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल बनता है इस पर, है ना। तो आप 3 तरह के न्यूमेरिकल हम आपको पूरे चेन सर्वे में पढ़ाएंगे। तो 2 तरह के पढ़ा रखे हैं और एक तीसरा हो जाएगा, नहीं। और अभी कंपास में आपको 2 तरह के पढ़ा दिए, पूरे 5 तरह के पढ़ा दिए, और 2 तरह के पढ़ा देंगे लेवलिंग में। तो 7 तरह के न्यूमेरिकल रहते हैं, और एक वो जो होता है न्यूमेरिकल आपको एरिया वाला कैलकुलेशन वाला से आता है। तो कुल मिलाकर 8 तरह के न्यूमेरिकल आपके पूरे एग्जाम्सन में आते हैं, है ना, जिसमें से हम आपको 3, 2, 5 तरीके के न्यूमेरिकल ये लगा के पढ़ा चुके हैं ना। 2-3 तरह के न्यूमेरिकल आपको केवल बच जाएगा, है ना। तो बाकी आपका जो है ना नॉर्मली कि 2 को तो आपका लेवलिंग में हो जाएगा। तो ये रिवर प्रॉब्लम के बारे में देख लीजिए। अगर रिवर प्रॉब्लम कभी कभी पूछ लेगा आपसे, तो रिवर प्रॉब्लम बहुत ही आसान होता है, तनका देर में बन जाता है, आता है 6 नंबर में, है ना। तो 6 नंबर में आएगा। तो आपको पहले देख लीजिए इस चीज़ को कि रिवर में हमको रिवर का विड्थ निकालना मेन इशू रहता था। तो देखिए क्वेश्चन कैसे रहते हैं रिवर प्रॉब्लम पे बेस्ड, है ना।
तो इसमें देखिए आपको बताए थे कि हम इसमें बेयरिंग का यूज होगा। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, अ चेन लाइन ABC क्रॉसेस अ रिवर। चेन लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है नहीं, और उसमें कहता है कि एक चेन लाइन है ABC एक रिवर को क्रॉस करता है। सपोज दैट दोस्त ये मान लीजिए कि आपके पास ये कुछ रिवर था ऐसा, ये कुछ रिवर जो इसमें पानी ट्रिंग 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 है ना, ये बह रहा है पानी दोस्त, पानी बहा है ना दोस्त, पानी बहा। तो इसमें पानी बह रहा है, तो इस केस में हम मान लीजिए मेजरमेंट करते करते आए यहाँ तक, ठीक है दोस्त, मेजरमेंट करते करते आए यहाँ तक, और यहाँ से क्या हुआ, दिक्कत हो गया क्या कि यहाँ जाना प्रॉब्लम था, ठीक है, आगे मतलब मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब जाने के लिए तो जा ही सकते हैं, ना वो किसी से जा सकते हैं, बट मेजरमेंट बीच में नहीं कर सकते, प्रॉब्लम सो था। अब दोस्त देखिए ध्यान से, हमारे पास ये लाइन हो गया, इसको बोलते हैं ई चेन लाइन हुआ, यही तो चेन लाइन था जिसमें मेजरमेंट कर रहे थे। कह रहा है ABC एक क्रॉसेस अ रिवर, एक चेन लाइन है जो क्रॉस करता है रिवर को, तो रिवर को क्रॉस कर रहा है। अच्छा, एंड द B एंड C इज बीइंग द नियर ऑन द डिस्टेंट बैंक्स। बैंक मतलब होता है नदी का किनारा, और B और C, ABC तो लाइन है, लेकिन B और C नदी के दो इंड के पास का पॉइंट है। तो मान लीजिए ये नदी के इंड हम इतना पे B ले लिए, और नदी का ई इंड पॉइंट हो गया इसका BC, ठीक है दोस्त, ये C ले लिए, तंगा और दूरी लेते जैसे आपको पिक्चर क्लियर बने। ये नदी का पॉइंट है C, ठीक है दोस्त, इस तरीके से। अब ये कह रहा है क्या कि देखिए कि आपके पास डिस्टेंट बैंक द रिस्पेक्टिव बीइंग C एंड A आर टेकन एट D। देखिए ध्यान से, इसके बाद डिस्टेंट बैंक्स हो गया, देन दिस बैंक्स द रिस्पेक्टिव बेयरिंग C एंड A इज टेकन एट D। एक पॉइंट D है जिसपे C से और A से बेयरिंग लिया गया है, C से और A से। देखिए अब C से A से लिया गया, तो ABC जो हमारा लाइन होगा, तो मान लीजिए ये B और C तो इंड पे हो गया, तो ये हमारा A हो गया, तो हम क्या होगा ABC। अब भाई एक लाइन में लेंगे ABC, तो ये हमारा लाइन हो गया, ये चेन लाइन हो गया। अब कह रहा है B और A, C और A से किसी D पॉइंट पे बेयरिंग लिया गया है रिस्पेक्टिव, तो क्या बेयरिंग लिया गया वो बताएगा। तो देखिए एट D एंड अ पॉइंट इज 60 मीटर, जो D पॉइंट है वो 60 मीटर मेजर एट राइट एंगल, 60 मीटर मेजर किया गया है राइट एंगल पे। अब जो D पॉइंट है, कोई पॉइंट होगा D, देखो A और C से बेयरिंग लिया गया है D पे, एक पॉइंट है D, जो वही पॉइंट जिस पे D पे बेयरिंग लिया गया, वो पॉइंट कहाँ है, तो उस पॉइंट की लोकेशन बताएगा। तो दोस्तों वो पॉइंट की लोकेशन बता रहा है कि D इज अ पॉइंट 60 मीटर मेजर एट राइट एंगल। D एक 60 मीटर पे है, राइट एंगल पे मेजर किया गया था, किससे, तो राइट एंगल टू AB फ्रॉम B, AB से लाइन से, और वो भी B पॉइंट से, तो B पॉइंट से 60 मीटर, ठीक है, B पॉइंट से 60 मीटर पे, और ये पॉइंट होगा D, और इसकी दो बेयरिंग मेजर की गई है, दो बेयरिंग मेजर की गई है, एक C से और एक आपका A से। अब बेयरिंग कितना कितना है, राइट एंगल B से क्या मतलब जो आपका C और A से जो बेयरिंग लिया गया है, तो C और A से दिया गया था 280 और 190 रिस्पेक्टिवली दिया है, मतलब क्या C से जो बेयरिंग लिया गया 280 लिया गया, और A से जो लिया गया वो 190 लिया गया है। तो आप ऐसे भी गौर से देखिए कि जब हम अपना ये रखेंगे मैग्नेटिक नीडल्स रखेंगे, तो ये वाला जो आएगा ये आपको 290 करीब 290 आपको पता चल रहा है कि 280 किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 270 से ज्यादा, 90 80 270 280 इसमें आ जाएगा। तो ये वाला बेयरिंग हमारा 280 होगा, C वाला। अच्छा A की बात करेंगे दोस्त, A की, तो A वाला जो बेयरिंग होगा, A वाला जो बेयरिंग होगा दोस्त, A वाला ये बेयरिंग दोस्त, ये वाला जो बेयरिंग होगा, ये कह रहा है क्या कि आपको 190 होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ मैग्नेटिक ये ड्रॉ कर दें हम अपना, तो हम देखेंगे गौर से कि आपका किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए तो 180 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, थर्ड में जाएगा, 180 से ज़्यादा। तो आप ये गौर से देख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है।
ठीक है दोस्त, अब ऐसा कुछ हो जाएगा, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। ठीक, अच्छा, ये बात क्लियर हो गई होगी, ये पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। जिस पिक्चर में आपको ये दिया हुआ है 60 मीटर। अब इसमें एक बात और क्या है, AB इज 32 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। तो आपको नदी की चौड़ाई निकालनी है। तो मेन तो हमारा प्रॉब्लम तो वही था। तो ये आपको 32 मीटर दिया है, AB कितना दिया है 32 मीटर। दोस्त ये दो चीज़ें दे दिया गया है। ठीक है दोस्त, एक बात देखो तो, अगर हमको ये जो ट्रेंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल नदी वाला, ये जो देखो तो B, देखो हमें, हमारा फोकस क्या है, BC निकालना। हमारा फोकस क्या है, BC निकालना। मेन फोकस हमारा रिवर का विड्थ निकालना। हमको बाकी चीज़ से नोटंगी से मतलब नहीं था, लेकिन हमको विड्थ निकाल के नोटंगी करना पड़ेगा। तो ये जो BC है ना, हमको मेन है BC निकालना। तो BC निकालने के लिए अगर हमको ए वो लेंथ पता है और ये एंगल पता चल जाता है खाली ये वाला, तो ये राइट एंगल ट्रेंगल BCD में हम लगा लेते हैं आराम से कोसाइन, जो भी लगने वाला जिसके हिसाब से अपना काम करके हटा देते हैं, उसको BC निकाल लेते हैं। लेकिन अभी आपको ये एंगल पता तो होना चाहिए। तो दोस्त उस एंगल को पता करने के लिए सबसे पहले हम पता करेंगे ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल। अगर पूरा एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो घटा लेंगे तो ये निकल जाएगा। अच्छा, अब पूरा एंगल कैसे निकलेगा, तो देखिए पूरा एंगल, एगो लाइन यहाँ है, एगो लाइन यहाँ है, देखिए ध्यान से। तो ये पूरा इसकी बेयरिंग ये होगा, यानी 100 200 कितना है ये इसका 280, और यहाँ से इसकी बेयरिंग जो होगा वो कितना है 190। तो आप देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। तो ये पूरा कितना होगा दोस्त 280, और ये पूरा कितना होगा 190। तो ये 280 में से 190 घटा देंगे तो ये पूरा एंगल नहीं निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको घटा देंगे और ये निकाल लेंगे। तो ये आपका देखिए 280 में से 190 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 90 बच जाएगा, पूरा एंगल 90 आएगा। और tan थीटा निकाल लगा के इसको निकाल लेंगे ये वाला एंगल। अच्छा, तो हम कैलकुलेशन भी कर देते हैं, आपको सॉल्व भी कर देते हैं दोस्त। ठीक है, तो ये आपका हम कैलकुलेशन भी कर दे और सॉल्व भी कर दे। बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल होता है, कुछ खास नहीं, बहुत ही आसान है, बाकी आप कर लीजिएगा। फिगर बना लेंगे, फिगर नंबर दे दिए, फिगर नंबर डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस दरभंगा या फिर polytechhub.com ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। अब दोस्त देखिए यहाँ से कि हम लोग बात करेंगे यहाँ कि इन ट्रेंगल सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल किसमें, ए राइट एंगल ट्रेंगल होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे जा रहा है तो राइट एंगल ट्रेंगल होगा ना। इन राइट एंगल ट्रेंगल या इन राइट एंगल ट्रेंगल लिख लिया, इन राइट एंगल ट्रेंगल। दोस्तों राइट एंगल ट्रेंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रेंगल में देखिए तो tan थीटा, इसको मान लीजिए थीटा, इसको मान लीजिए थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, tan थीटा बराबर हम बात करें दोस्त तो ये लिखेंगे हम, देखिए तो tan थीटा बराबर होता है कि इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है ना, तो यानी 32 बट्टा हो जाएगा 60। और इसका एंगल निकालना तो हमको पता है कि tan इनवर्स करके निकालते हैं। तो जरा बताओ जी कितना आ रहा है tan इनवर्स करके। तो दोस्त यहाँ से जैसे थीटा हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 32/60। बताओ जी कैलकुलेट करके कितना आ रहा है थीटा। आप लोग भी कैलकुलेटर, आप सबको पता है, आपके पास कैलकुलेटर रहेंगे, उससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ रहा है थीटा, कितना आ रहा है। बताओ जी, आप लोग भी करो। 28 डिग्री 0.1, 28 डिग्री 0.1। तो ये आपको आ जाएगा क्या चीज़, डिग्री में आपको आ जाएगा ये इसका हमारा का, ये हमारा आ जाएगा क्या एंगल, वो थीटा। दोस्त अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि हमको ये एंगल सो इसीलिए एंगल नहीं, पहले इसके लिए एक काम और करना पड़ेगा दोस्त। हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें ये वाला एंगल भी निकालना पड़ेगा। कौन एंगल, हमें ये एंगल भी निकालना पड़ेगा। तो कहेंगे एंगल ADC यानी पूरा एंगल ADC बराबर हो जाएगा 280 माइनस का, ये कैसे किए सो पता चला है, बेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट से किए। 280 माइनस का
190। अब बेयरिंग आपको पता चल गया है तो इसलिए आपको आराम से, इसीलिए बोले थे कि बेयरिंग पढ़ा देंगे तब आपको समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 90, ये 90 आ गया। तो जब ये इतना 90 आ गया, देखिए ध्यान से, ये 90 आ गया है ना, ये जब 90 आ गया दोस्त, तो अब हम क्या कहेंगे, एंगल BDC, यानी एक खाली ये एंगल BDC बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 90 माइनस का 28 डिग्री 28.1 डिग्री है ना, 28.1 डिग्री। इसको गलत लिख रहे हैं, इसको सही से लिखिए, ये हो जाएगा 28.1 डिग्री। ये जो लिखने का जो तरीका है ना, ये 28.1 डिग्री है, 28.1 डिग्री। ठीक है दोस्त, 28.1 डिग्री। ठीक है दोस्त, अब बताओ घटा के कितना आ रहा है बाबू, ये 61.9 डिग्री। ओके, 61.9 डिग्री दोस्त, ये आ जाएगा 61.9 डिग्री, ये होगा 61.9 डिग्री। दोस्त यहाँ तक अगर ये हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्या चाहिए, देखिए हमको ये पता है 60, यानी बेस पता है इसका, परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो एक बार और 10 लगा लेंगे ताकि परपेंडिकुलर और बेस BC निकल जाएगा। तो कहेंगे एगेन बोलेंगे क्या, एगेन है ना, इन राइट एंगल ट्रेंगल दोस्त, राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होगा, देखो तो कौन सा ट्रेंगल, BCD है ना, राइट एंगल ट्रेंगल BCD में क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लगा देते tan 69 पॉइंट इतना है ना, डायरेक्ट लगाते दोस्त, tan 61.9 इज इक्वल टू, देखिए अब tan ये थीटा लगाया है तो ये इसका देखिए BC बट्टा BD, तो ये हो जाएगा BC बट्टा BD। तो हमको BC निकालना, चूंकि बीट है BC, तो इसीलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा BD कितना है दोस्त, BD 60 है, BD कितना है 60, तो एक गुना में हो जाएगा, तो 60 इंटू का 10 आपका हो जाएगा 61.9। अब इसका वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, इसीलिए BC बराबर 112.4। अब देखिए ध्यान से, 60 मीटर में दिया हुआ है तो आ जाएगा मीटर में, तो यानी जो नदी की जो चौड़ाई थी, सो रिक्वायर्ड रिवर विड्थ ऑफ द रिवर, लिख लेंगे इसके नीचे, सो रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 112.4। तो दोस्त आप देखें कि किस तरीके से हम लोग जो रिवर प्रॉब्लम होते हैं उसकी जो विड्थ होती है उस वाले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो कुल मिला के हमारा इसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट कर लिया। और कंपास में हमें दो कॉन्सेप्ट अभी और समझना है। एक कॉन्सेप्ट है जो प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास में डिफरेंसेस होते हैं या फिर उसकी प्रिज्मेटिक कंपास के हमें कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग बातें पढ़नी है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और है जो क्लोजिंग एरर होता है। अच्छा दोनों हम बात बता देते हैं। एक तो आपको समझ में आ गया होगा कंपास वाला पढ़ना है हम लोगों को, कंपास के बारे में तो थ्योरी है, वो थ्योरी है ना। और इसके बाद आपका बच गया है कि जैसे कि अभी हम आपको बताएं क्या कि क्लोजिंग एरर। तो जैसे जब हम लोग बनाएंगे ना ये ट्रेवर्स, तो देखिए इंड, मान लीजिए इंड पॉइंट और ये स्टार्टिंग पॉइंट ABCDEF। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे ही हम इसको मिलाते हैं ना तो देखिए अगर सब सही रहेगा, सब कोई एरर नहीं रहेगा तो ई पॉइंट और ई पॉइंट मिल बंद हो जाएगा, जो क्लोज ट्रेवर्स का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें। लेकिन जैसे ही कोई एरर रहेगा, जब एरर रहेगा मतलब यहाँ पे कुछ एरर, एंगल मेजरमेंट में एरर आएगा तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है दोनों मिल नहीं पाएगा। तो ई आपको मिलने से बच जाएगा, थोड़ा वैल्यू से ये एरर आ जाएगा, जैसे ये बच जाएगा ये मिलने से। तो जब बचेगा तो उसको बोलेंगे जितना डिस्टेंस से बचना रह जाता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग एरर। ठीक है दोस्तों, इन दो कॉन्सेप्ट हमारा बस इस दो कॉन्सेप्ट में कंपास बचा। कंपास हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया हुआ है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय करते रहे polytechhub.com को।